छोड़ा था अपने प्रमोटर्स पे चलना था अपने को। हाँ ओके। प्रमोटर की डेफिनेशन कृतिका बोल पाएगी? बोल पाएगी? आधी आधी आती आधी आधी बोल के बता। Promoter is a person who is defined as such in the prospectus by the company's MOA. ओके और तीन चीज उसके बाद में, दो चीज मतलब फर्स्ट, सबसे पहले प्रमोटर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. It means a person who has been named as such in the prospectus or and its annual return. Annual return has been given under section 92. Second, who has the control over the affairs of the company, whether directly or indirectly, whether as a shareholder or director or otherwise. Or third, on the basis basis है ना शायद, in accordance with whose ADI, advice, direction and instructions, the board of directors are accustomed to act. आया ख्याल में? प्रमोटर वो इंसान होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा गया हो एंड उसके साथ में या फिर उसके साथ में एनुअल रिटर्न में लिखा गया हो. एनुअल रिटर्न में अगर मेरा नाम लिखा रहेगा तो ऑटोमेटिकली मैं उस कंपनी का प्रमोटर बन जाऊंगा. बट ऑफ कोर्स ऐसे कोई किसी का नाम लिख नहीं सकता है. प्रमोटर होगा तो ही वो लिखेगा. अगर नहीं रहा और उसने लिखा तो उसकी लाइबिलिटी वही रहेगी एज इफ वो प्रमोटर है. क्लियर है? सेकंड, वो इंसान ऐसा इंसान रहेगा जिसके हाथ में सारा अफेयर्स ऑफ द कंपनी रहेगा. वेदर वो डायरेक्टली अफेयर्स ऑफ द कंपनी उसके हाथ में रहे या इनडायरेक्टली रहे, वेदर एज अ शेयर होल्डर रहे या डायरेक्टर रहे या और भी कोई अथॉरिटी के तहत रहे तो भी चलेगा. और थर्ड, वो एक ऐसा इंसान रहेगा जिसके एडवाइस से, डायरेक्शन से और इंस्ट्रक्शन से उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उस तरीके का काम ही करना पड़ेगा. जो उसने बोल दिया वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी. क्लियर है ये बात? हर्षा, आवाज आ रही है तेरे को मेरी? ओके एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद में हर्षा तेरे को बोल के बताना है. Promoter has been defined under section 2 subsection 69 of the Companies Act 2013 as the person who has been named as such in the prospectus or annual return under section 92. Second, who has the control over the affairs of the company, whether directly or indirectly, whether as a shareholder or director or otherwise. Third, in accordance with whose ADI, that is advice, direction and instructions, the board of directors are accustomed to act. बोल पाएगी? ओके चालू कर, ट्राई कर जितना आता है. The term promoters is defined under section 2 subsection 69 of the Companies Act 2013. under the Companies Act 2013. Okay. Has been defined such in prospectus. Okay. Or is identified in the annual return. Under section 92. Perfect. Second point. Who has control over the affairs directly or indirectly, whether as shareholder, director or otherwise. Okay. Third point. In accordance to which advice, Direction. Direction and instructions, board of directors are accustomed to act. Perfect. ईशा बोल के बता. वो तीन ही बोलना है ना? हाँ मतलब प्रमोटर की डेफिनेशन बोल. नहीं, प्रमोटर हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन पहले तो? ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नहीं, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. Who has been named as such in the prospectus or is identified in the annual return अंडर सेक्शन 91. नहीं, एक आगे चल जा. परफेक्ट. ठीक है. सेकंड पॉइंट. who has control over the affairs of the company, whether directly or indirectly, as a shareholder, director or otherwise. ओके
in accordance with whose advice, direction or Hmm. instruction the board of directors is accustomed to act. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट. क्लियर है? समझा? ओके. तेरी बहन कहाँ गई? मेरे बाजू में ही है. अच्छा, ठीक है. In simple terms, we can say that the person who form the company are called promoters. Promoters मतलब basically धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स. करेक्ट. ये जो कंपनी फॉर्म करते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं. उसके बाद में जो भी इंसान आएंगे वो सारे डायरेक्टर्स होते हैं. क्लियर है? ओके. चलो. इट इज हु कंसीव मतलब जनरेट, हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी. जिसने कंपनी स्टार्ट करने का, जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का दिमाग में थॉट लाया, वो हो गया प्रमोटर. सिंपल बात है. दे टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट रजिस्ट्रेशन. उसके रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे नेसेसरी स्टेप्स लेगा. बट ऑफ कोर्स ना, अगर कंपनी मुझे फॉर्म करना है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा. अगर आरजी क्लासेस मुझे शुरू करना है तो आरजी क्लासेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेंगे, ये काम मेरा ही रहेगा. बट ऑफ कोर्स सर, एक कंपनी में एक से ज्यादा प्रमोटर्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं. दो जन ने मिलकर अगर आरजी क्लासेस चालू किया, मैंने और केशव सर ने चालू किया, तो हम दोनों प्रमोटर्स हो गए. ऐसे 10 लोग प्रमोटर भी हो सकते हैं, 100 लोग प्रमोटर भी हो सकते हैं. क्लियर है? बट प्रमोटर कौन रहेगा? प्रमोटर कौन रहेगा जिसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा उसको. ऊपर जो अपन ने 3 पढ़े थे. एक्सक्यूज मी. It should however be noted that person acting only in a professional capacity are not regarded as promoter. जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा है अपनी. लेट्स से हर्षा मुंदड़ा जी ने सीए करने के बाद में मैंने आरजी क्लासेस में हर्षा मुंदड़ा को एज अ सीए अपॉइंट किया है कि हर्षा मुंदड़ा आप मेरे आरजी क्लासेस का सारा फाइनेंशियल डेटा देखोगे, मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस करके दोगे, मुझे रेशियो एनालिसिस करके दोगे, मुझे ये बताओगे मुझे कब कब इनकम टैक्स पर पे करना है, कब कब जीएसटी पे करना है, और सारा कुछ काम आप मेरे को करके दोगे. बट दैट डजंट मीन कि वो आरजी क्लासेस की प्रमोटर बन जाएगी, बिकॉज शी इज एक्टिंग ओनली इन हर पर्सनल कैपेसिटी. और जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, प्रोफेशनल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, वो प्रमोटर नहीं हो सकता है. द वन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी इज अ प्रमोटर. आई एक्सेप्ट दैट. बट वो प्रमोशन के टाइम पे हम किसी एडवोकेट के पास में जाके बोलते हैं कि हमको ये बता कि ये कंपनी फॉर्म करने के लिए हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसने भी हमारी कंपनी फॉर्म करने में हेल्प किया इसलिए वो भी प्रमोटर बन जाएगा. उसने सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाई है, इसी के लिए वो प्रमोटर की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो एक एक्सपर्ट की डेफिनेशन में आएगा. ही इज द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ही इज आवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो हमको हमारे मैनेजमेंट को डे टू डे इसमें हेल्प करता है कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. क्लियर है? पक्का? ठीक है. फिर वापस वही है, पब्लिक कंपनी में 7 से ज्यादा लोग रहेंगे, 7 या 7 से ज्यादा, प्राइवेट में 2 या 2 से ज्यादा, 1% में 1. क्लियर? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. अब मुझे एक कंपनी फॉर्म करना है. ईशान को एक कंपनी फॉर्म करना है. ईशान आ गया तू लाइन पे? ओके. कौन कौन कनेक्ट हुआ है? Realme 5 Pro पार्थ है? अच्छा, ठीक है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में सबसे पहले सर मेरे को कंपनी फॉर्म करते टाइम पे क्या क्या करने पड़ने वाला है. सबसे पहले फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार. मैंने बोला था ना, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट के ऊपर रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है, हम रिपोर्ट किसको करने वाले हैं? आरओसी को. जबकि इसके ऊपर की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? सही बोल रहे हो, बोलो. एमसीए. जो भी आंसर देता है ना, सिर्फ माइक नजदीक रह के बोला करो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा इंटरनेट अनस्टेबल रहेगा वरना. ठीक है. फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भरने हैं. फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन हुज द ज्यूरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड. सर पूरे इंडिया में कोई जज नहीं करेगा, ये इंडिया है. ठीक है.
पूरे इंडिया में हर जगह पे बहुत सारे आरओसी होंगे, पैरामीशियम नहीं है ये। अभी सपोज मेरी कंपनी जो है वो है यहां पे, ये महाराष्ट्र थोड़ा नीचे आ गया ज्यादा, बट ठीक है, ये सपोज महाराष्ट्र है, ठीक है। अभी मेरी कंपनी यहाँ पे है, तो आरओसी कितने सारे दिख रहे हैं मेरे को, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे स्टेट्स में आरओसी है। इवन महाराष्ट्र में 5 आरओसी है। तो मैं कौन से आरओसी के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊं? जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पे। सर मेरी कंपनी जो सिचुएटेड है उसका एचओ है अमरावती में, अमरावती में तो कोई एचओ है नहीं, अमरावती में तो कोई आरओसी है नहीं, तो उसके नजदीक में कौन सा आरओसी? अगर नागपुर आरओसी है तो आपको नागपुर जाके फाइल करना। सर नागपुर में भी नहीं, मुंबई में, तो मुंबई जाके फाइल करो। सर दिल्ली में जाके करना है तो फर्स्ट आपको वही देना पड़ेगा जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। सर हमको लेकिन कल जाके रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना पड़ा, तो यू कैन चेंज योर आरओसी, बस आपका एचओ चेंज होना चाहिए। लेकिन आपका एचओ चेंज नहीं हुआ तो आप यहाँ पे रहे हो और इनकम टैक्स दिल्ली में भर रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं रहेगा ना। जहां पे बिजनेस कर रहे हो वहां पे लीगल डॉक्यूमेंट्स पता होना चाहिए। अगर मैं अमरावती में रह रहा हूं तो दिल्ली वाले लोगों ने मेरे को पहले पहचानना चाहिए, अमरावती वाले लोगों ने मेरे को पहले पहचानना चाहिए, बट ऑफकोर्स अमरावती वाले लोगों ने पहचानना चाहिए। इसीलिए अगर मेरी कंपनी अमरावती की है तो अमरावती के आरओसी को पता होना चाहिए कि उनके स्टेट में कौन कौन सी कंपनीज रन कर रही है। अभी दिल्ली वाला इंसान यहां बैठ के काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ओके। उसके साथ में क्या क्या देना है? एमओए एओए देना है, which should be signed by all। इतना काट मत देना, लेकिन याद रखना यहां ऑल है, ऑल अंडरलाइन करो। ऑल दी सब्सक्राइबर्स, अगर इसमें टोटल 10 सब्सक्राइबर है कि 10 के 10 ने उसके ऊपर साइन करना चाहिए। केस लॉ पूछ लेगा 10 ये थे उसके प्रमोटर्स थे या 10 सब्सक्राइबर्स टू द एमओए एओए थे, 7 लोग सात लोग अवेलेबल थे, 3 लोग कोविड-19 की वजह से क्वारंटाइन हो चुके थे, तो उन्होंने बोला कि अरे चलो 10 में से 7 लोग तो है, मेजोरिटी तो है, उन्होंने साइन करके भेज दिया कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। क्या ये रिक्विजिशन सही है? तो बोलने का नहीं, ऑल 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 सबने देना चाहिए, सबने साइन करना चाहिए उसके ऊपर। क्लियर है? सेकेंड, a declaration by the person who is engaged in the formation of a company and the person named in the articles। बेसिकली कौन कौन होता है ऐसा इंसान? वो या तो इंसान होगा एक डायरेक्टर या मैनेजर और सेक्रेटरी। सर उसको एक डिक्लेरेशन देना है। सर किसको डिक्लेरेशन देना है? जो कंपनी फॉर्म कर रहा है, मतलब कौन? या फिर उसके अलावा ऐसा कोई भी इंसान जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो या एनुअल रिटर्न में लिखा हो या एमओए में लिखा हो या एओए में लिखा हो। तो सर जरूरी है कि सिर्फ एमओए में, एओए में, प्रोस्पेक्टस में सिर्फ प्रमोटर का नाम होगा? नहीं, उसमें नाम होगा एक डायरेक्टर का भी, उसमें नाम होगा उसके मैनेजर का भी, उसमें नाम होगा सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी मतलब सीएस का भी। इन सारे लोगों को कंपनी फॉर्म करने के पहले एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सर किस चीज का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। कौन किसके अंडर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। किसके रिगार्डिंग? इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड विथ। आपको इन सब लोगों को एक ये देना पड़ेगा कि जो भी कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया था वो सारी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दी है। सर हमको कैसे पता चलेगा कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या क्या बोला है? मैं तो एक इंजीनियर हूं, मैं एक अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहता हूं। यू हैव टू हायर वन लीगल एक्सपर्ट which may be a company secretary, which may be a chartered accountant, which may be a cost and work accountant, which can be an advocate। साथ में एक और चीज का डिक्लेरेशन देना है आपको। डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। याद रखना सबके तरफ से आना चाहिए। इसके पहले भी सब कहीं तो भी आया था। कहां पे आया था? ऊपर एमओए एओए साइन करते टाइम पे। And from the person named as the first director, who is known as the first director of the company? Promoter is known as the first director of the company। उनको एक और चीज का डिक्लेरेशन देना है, stating that। उनको 3 चीजों के बारे में बात करनी है, 1, 2 और 3। पहली चीज उनको यह आश्वासन देना है कि ओ आरओसी, I am not convicted, I am not guilty of any offense in connection with the formation, promotion and management of any company। मेरी कंपनी की बात नहीं चल रही है। मेरी कंपनी में मैं फ्रॉड कैसे करूंगा? मेरी कंपनी में मैं ही फ्रॉड करूंगा तो आप परमिशन थोड़ी दोगे। लेकिन कल जाके विजय माल्या सोचता है कि अब अपनी नई कंपनी फॉर्म करता हो, वो नहीं कर पाएगा।
because he has been convicted of any offense, of any penalty provision of incorporation or formation or management of some another company. Any बोला है, any. क्लियर है? सेकेंड डिक्लेरेशन आपको ये देना है, he has not been found guilty of any fraud or misoffense. misoffense मतलब ऑफेंस करना, of or any breach of duty to any company under this act or any other previous company law during the last 5 years. हमने किसी तरीके का कंपनीज एक्ट का उल्लंघन नहीं किया हो, ना 2013, ना 1956, ना उसके पहले अगर और भी कोई होगी तो वो एक्ट के तहत हमने किसी भी कंपनी, किसी भी, मेरी कंपनी की बात ही नहीं चल रही, यहाँ पे एनी कंपनी का नाम आया हुआ है, किसी भी कंपनी की कोई भी प्रोविजन का हमने किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है पिछले 5 सालों में. सर 6 साल पहले किया होगा तो हो गया, कोई टेंशन नहीं, 5 साल का जेल था तेरे लिए, 5 साल निकल गए ना, अब तू नई फ्रेश स्टार्ट कर सकता है अपने लिए. और थर्ड डिक्लेरेशन, दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ. वो अपन हमेशा एक डिक्लेरेशन देते हैं ना कि मैं आपको जो भी बता रहा हूं, मैंने ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरे हिसाब से मैं अपने पूरे होशो आवाज में लिख के दे रहा हूं, और इस चीज के ऊपर मैं साइन करके देता हूं कि मैंने जो भी बोला है सच बोला है, सच के अलावा कुछ नहीं बोला, और ये मैंने जो भी बात किया है ये 100% सही, और मेरे हिसाब से जो भी चीज था मैंने सब आपको बता दिया, और आप एक डिक्लेरेशन पे साइन करके देते हो, जिसको अपन एफिडेविट बोलते हैं. बस सेम है वो एफिडेविट. क्लियर है? रिया आवाज आ रही है मेरी? ओके. उसके बाद में आपको एड्रेस देना पड़ेगा. सर किस चीज का एड्रेस? फॉर करस्पॉन्डेंस, कि आपको जब भी आरओसी से लेटर आएंगे या जो भी आएंगे तो कौन से एड्रेस पे भेजे. पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर. सर पर्टिकुलर मतलब क्या? पर्टिकुलर आपको हर सब्सक्राइबर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है. अरे इन्फॉर्मेशन क्या? हाइट कितनी है, रंग कैसा है, क्या वो इन्फॉर्मेशन नहीं. सर उसका नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, फैमिली का नाम क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, नेशनलिटी क्या है, ये सारा आपको एड्रेस, उनको इन्फॉर्मेशन सब कुछ देना पड़ेगा. साथ में पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम. उसमें क्या क्या आएगा? सही वही वापस, नाम, डिन नंबर, डिन डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको डिन नंबर लेना पड़ता है. सर डिन नंबर कहां से, कौन से किराने की दुकान पे मिलती है? आरओसी नाम की दुकान से मिलती है. ठीक है, यू हैव टू अप्लाई फॉर योर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. जैसे कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कहीं पर भी रिपोर्ट पे साइन करूंगा तो मैं ऐसा लिखता हूं नाम. ये कोड मेरे लिए स्पेसिफिक है. अगर मेरे पास में ये नंबर नहीं है मैं कोई भी रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता हूं. दिस इज माई सीए नंबर, सीए आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये एग्जांपल ले रहा हूं, एक्चुअल में सिन ऐसा नहीं है. सिन का मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ये सीए की पहचान है. मतलब अगर टोटल इंडिया में 2,50,000 सीए होंगे तो उसमें का ये वाला सीए मैं बना वो. इन द सेम मैनर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने डायरेक्टर होंगे, हर डायरेक्टर के नीचे एक नंबर आएगा. जैसे कि और नीचे आएगा ये उसका डिन नंबर है. अगर इसके पास में ये नंबर नहीं है वो कभी किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है. सर मतलब डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर पहले लेना पड़ेगा. बट ऑफ कोर्स पहले डिन नंबर लोगे तभी आप जाके डायरेक्टर बन सकोगे, वरना आप डायरेक्टर नहीं बन सकते. सर मेरी कंपनी मेरे को फॉर्म करना है, मेरे को क्या नंबर की जरूरत है? कुछ भी कर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना कंपलसरी है. फिर बाद में पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स. अगर वो आर्टिकल में जिसका नाम है वो इंसान और किसी कंपनी में इंटरेस्टेड है, उसका कंपनी में और किसी कंपनी में स्टेक लिया हुआ है, तो उसको वो भी बताना पड़ेगा. वरना पता चला मैं खा इस कंपनी का रहा हूं और बेच उस कंपनी के मालिक का रहा हूं मालूम, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, उसके बाद में ये सब चीजें सही हो जाएगी तो आरओसी क्या देगा? COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. Certificate of incorporation would be a substantive evidence. It would be full and final evidence. बाद में कंपनी को सिन नंबर मिलेगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, बोला ना मैंने अभी. उसके बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा. सिंपल है ना, मैंने आरजी क्लासेस के लिए अप्लाई किया तो आरजी क्लासेस बनने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइलिंग तो करना पड़ेगा ना मेरे को मेरी.
और कल जाके अगर पता चलता है आरओसी को, एमसीए को कि भाई साहब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत थी, बट ऑफ कोर्स आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा। कल और कहीं तो भी लाइसेंस पढ़ा था अपन ने। वो एनपीओ में लाइसेंस रिवोक करने का सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट करेक्ट, एनपीओ उसका सेक्शन क्या था? ओके। ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, where the company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information। बोला था ना गलत इंफॉर्मेशन देगा तो मरेगा। अगर तूने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है गलत या झूठी इंफॉर्मेशन देके तो क्या होगा? ट्राइब्यूनल है ना, द ट्राइब्यूनल मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इन ऑन सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन ऑफ वारंट्स। ट्राइब्यूनल है ना, इन 5 चीज में से कुछ भी कर सकता है तेरे साथ में। अगर तूने गलत इंफॉर्मेशन देखी अपनी कंपनी फॉर्म करने की जरूरत की तो ट्राइब्यूनल ये 5 चीजों में से कुछ भी तेरे साथ में कर सकता है। सर वो 5 मतलब क्या है? सबसे पहले पास एन ऑर्डर एट इज एज इट में डीम फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इन इट्स मेमोरेंडम इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर और इट्स क्रेडिटर्स। मतलब कल जाके अगर तूने कोई गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी फॉर्म किया है तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा, एक काम कर आज तेरा एमओए एओए अब मैं बोलता हूं वैसा चेंज कर। और मैं मतलब कौन? ट्राइब्यूनल। और मैं कौन से हिसाब से चेंज करूंगा? जो कंपनी के हित में हो या मेंबर्स के हित में हो या क्रेडिटर्स के हित में हो या और किसी के हित में हो। क्लियर है? सेकेंड, डायरेक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। अरे लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती थी। 3 टाइप की लाइबिलिटीज होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी बाहर, जनरली कंपनी जो होती है लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, इसीलिए हमेशा अपन बोलते हैं कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन कल जाके अगर एमसीए को आरओसी को पता चलता है कि भाई साहब तूने तो गलत इंफॉर्मेशन देके, फॉल्स इंफॉर्मेशन देके कंपनी को खड़ा किया था, कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, तब जाके गवर्नमेंट बोलेगा आज से मित्रों तुम सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कल जाके फ्रॉड होगा तो तेरे को तेरा घर बार भी बेचना पड़ सकता है। सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट ही है। क्लियर है? थर्ड, डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। बोलेगा एक काम कर आज से इस कंपनी का नाम हम रजिस्टर ऑफ कंपनी से स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, तो तेरी कंपनी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। कल ही अपन ने पढ़ा था ओनली लॉ हैज द राइट टू क्लोज डाउन द कंपनी, ट्राइब्यूनल इज अ लॉ। ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट, कोर्ट होता है ना, कोर्ट, दैट इज ट्राइब्यूनल। पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या तो हम तुम्हारा नाम निकालेंगे नहीं लेकिन तुम्हारी कंपनी बंद करवा देंगे। सर तो कंपनी बंद करना मतलब तो कंपनी निकालना हो गया ना? नहीं, किंगफिशर कंपनी बंद हुई है लेकिन किंगफिशर नाम की कंपनी अभी भी चल रही है। अरे दारू तो बिक रहा है ना। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुआ है तो कंपनी का नाम डिलीट हो गया क्या? कंपनी बंद हुई सिर्फ, वो भी उसका एक पार्ट डिलीट हुआ है। कल जाके टाटा मोटर्स बंद हो जाए इसका मतलब ये थोड़ी कि टाटा कंपनी बंद हो जाएगी, उसका एक पार्ट बंद हुआ है। और लास्ट, पास एनी सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट, ये अपने मम्मी पापा टाइप से। आखिरी में कुछ नहीं होगा तो यही बोलेंगे देख ले तेरे को जो करना है वो कर ले तेरे हिसाब से। मतलब सिंपल है कि कुछ नहीं, उनको कुछ जम नहीं रहा है, ये 4 में से कुछ कर नहीं पाया ना तो फिर मेरी जो इच्छा रहेगी मैं वो हिसाब से करके छोड़ दूंगा। सिंपल। क्लियर है? बुलबुल तू पढ़ रही है कि सो गई? नसीब मेरे। हाँ हाँ ठीक है, यहां तक पढ़ के दो पहले मेरे को पूरा फटाफट।
चलो उसके बाद में ये रीड करो खुद से जो अपन ने अभी तक डिस्कस किया, वापस वही चीज़ पढ़ करेगा ये। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल कल बात किया था। एक होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल जो सबसे बड़ा होता है, इसके बाहर तुम जा नहीं सकते। एक होता है इशूड शेयर कैपिटल जो मैंने इशू करके रखा था। ईशा समझाना है? ईशा ईशा हाँ हाँ वही इशूड शेयर कैपिटल मतलब जो मैंने इशू करके रखा है शेयर कैपिटल। हाँ उसके बाद में सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो मैंने इशू तो कर दिया, लोगों ने जितना सब्सक्राइब किया वही मेरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल रहेगा। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जितना मैंने लोगों से बुलाया है वो मेरा कॉल्ड अप कैपिटल रहेगा, और जो मैंने लोगों से बुलाने के बाद में जितना मेरे को लोगों ने दिया है वो मेरा पेड अप कैपिटल रहेगा। जो नहीं बुलाया वो कॉल इन अरियर्स रहेगा, मतलब बुला लिया लेकिन पे नहीं किया वो मेरा कॉल इन अरियर्स रहेगा। क्लियर है? नॉर्मल है? चलो शेयर्स। अच्छा मेरे को टाइप्स ऑफ शेयर्स बताना, कौन से टाइप के शेयर्स होते हैं? श्रद्धा थोड़ा नजदीक रख माइक। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों में फर्क क्या होता है? प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड में पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड में पहले प्रेफरेंस मिलेगा। ओके और वालों को नहीं मिलेगा। इक्विटी वालों को डिविडेंड ही नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा बट प्रेफरेंस पहले नहीं मिलेगा। ओके प्रेफरेंस पहले नहीं मिलेगा, पहले प्रेफरेंस वालों को मिल जाएगा, फिर जो भी बचा कुचा प्रॉफिट रहेगा वो इक्विटी वालों में बटेगा। ओके हर्षा और हेल्प करना। टेम्पररी कैपिटल प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स टेम्पररी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर परमानेंट कैपिटल। ओके प्रेफरेंस शेयर होल्डर परमानेंट कैपिटल देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर वाले टेम्पररी कैपिटल देंगे। ओके ईशान और कोई पॉइंट है? ईशान म्यूट पे है तू। नहीं? ओके वंश बोल पाएगा? पार्थ हेल्प कर, म्यूट पे। इक्विटी शेयर होल्डर वालों को सबसे मेन है वोटिंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को वोटिंग राइट्स होते हैं कि नहीं होते? ईशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं या नहीं होते? रिया अरे ओ तारक मेहता बंद कर। रिया प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट होता है कि नहीं होता है? ईशान तेरे इसमें से आवाज आ रही है? हाँ नहीं ईशान अग्रवाल। रिया प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट होता है या नहीं होता है? तेरी आवाज नहीं आ रही है रिया। प्रेफरेंस वालों को नॉर्मली नहीं होता है बट एबनॉर्मली अगर उनका दिमाग खराब हुआ तो बैठ सकते हैं मीटिंग में, ऐसा? हाँ नहीं नहीं कितनी भी मेन चीज हो जाए वो नहीं बैठ सकते प्रेफरेंस वाले। एग्जैक्टली अगर उनका इंटरेस्ट या उनके राइट को कोई चीज अफेक्ट हो रही है तो ही वो मीटिंग में आके अपना वोटिंग राइट देके जा सकते हैं।
अनलेस एंड अनटिल ऐसा नहीं हो रहा है वो बिल्कुल भी मीटिंग में आके नहीं बैठ सकते, उनको कोई भी प्रकार मतलब बेसिकली उनको वोटिंग राइट नहीं रहेगा। जब उनका राइट अफेक्ट होगा तभी हम बोलेंगे कि उनको वोटिंग राइट एक्टिवेट हो चुके हैं उनके। अगर उनके राइट्स अफेक्ट नहीं हो रहे उनको किसी प्रकार का वोटिंग राइट कुछ नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? ओके। शेयर्स आर द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, पता है? ओके। शेयर्स आर द मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या आप शेयर्स को लेके घूम सकते हो? ओके। शेयर शैल बी नंबर्ड, शेयर्स के ऊपर नंबर लिखा रहेगा, शेयर सर्टिफिकेट नंबर होता है, मैंने क्लास में बताया था। ओके। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में वोटिंग राइट्स रहेंगे, एक का रहेगा यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, एक का रहेगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट, दैट इज डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डीवीआर क्या होता है? जनरली 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट होता है। 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट, 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट नहीं है। मेरे पास में 1 लाख शेयर है तो मेरे पास में 1 लाख वोटिंग राइट्स है। मेरे पास में 5 शेयर है तो मेरे पास 5 वोट्स डाल सकता हूं मैं। फिर 2 हाँ डालू, 2 ना डालू, 1 नहीं डालू, वो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खेल सकता हूं उसके साथ। लेकिन 1 शेयर 1 वोट होता है हमेशा। तो डीवीआर जो होता है ना, डीवीआर में जो वोटिंग राइट्स होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। डीवीआर में ऐसा हो सकता है कि हर 10 शेयर्स के लिए आपको 1 वोट मिल सकता है, हर 100 शेयर के लिए आपको 1 वोट मिल सकता है। सर ऐसा क्यों करेंगे? कंपनी के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, कंपनी की अलग अलग चीजें होती है। कंपनी को ऐसा है कि ये थोड़े शेयर्स जो है वो थोड़े अलग शेयर्स है, तो मुझे नॉर्मल शेयर्स नहीं फ्लोट करना है, मेरे को डीवीआर फ्लोट करना है। सर डीवीआर रियल लाइफ में होता है क्या? डेफिनेटली होता है। टाटा कंपनी वॉज द फर्स्ट कंपनी जिसने डीवीआर लाया था। क्लियर है? 2 टाइप के इक्विटी शेयर्स रहेंगे, एक रहेंगे नॉर्मल शेयर्स मतलब विथ यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, एक रहेगा डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट। याद रखना वोटिंग राइट्स रहेंगे ही रहेंगे, प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट नहीं रहेगा। सिर्फ इक्विटी वालों को प्रेफरेंस वाले के साथ में कंपेयर मत करना। इक्विटी वालों को वोटिंग राइट्स रहेंगे, या तो नॉर्मल रहेंगे या डिफरेंशियल रहेंगे, बट वोटिंग राइट्स रहेंगे, ये कंपल्शन है। प्रेफरेंस वालों को तभी रहेगा जब उनका राइट या कोई उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तब, उसके अलावा उनको कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा वोटिंग के लिए। क्लियर है? ओके। ये वापस वही सेम यहां तक पढ़ के दो पूरा इक्विटी शेयर्स वाला। चलो आ जाओ। फिर एमओए में देखना है, क्वेश्चन आता है सर एमओए होता क्या है, उसमें रहता क्या क्या है। एमओए में मैंने बोला था कंपनी का स्तंभ होता है एमओए।
कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसी में लिखी जाती है। तो सर एग्जैक्टली क्या होता है, सबसे पहले उसमें होता है नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या रहेगा। फिर रहता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सर कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है उसके बारे में लिखा रहेगा। फिर रहेगा कंपनी के बारे में ऑब्जेक्ट क्लॉज, सर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी किस चीज के लिए बनी हुई है। फिर एक रहेगा लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी कैसी है, 3 टाइप की लाइबिलिटी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। तो आपकी कंपनी कौन सी है, मेरे को कैसे पता चलेगा रिलायंस कौन सी कंपनी है। मैं कंपनी का शेयर खरीद लूं, बाद में पता चले वो तो अनलिमिटेड कंपनी थी, मेरा घर बार बिक जाएगा। तो मैं कैसे समझू, कि दोस्त से पूछूंगा पता नहीं रिलायबल ट्रस्ट है, रिलायबल इंसान है या नहीं है। तो मैं कंपनी का एमओए डाउनलोड करूंगा, उसमें जाके देखूंगा इसका लाइबिलिटी क्लॉज का है, वहां पे लिखा रहेगा इट इज द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मैं समझ जाऊंगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। क्लियर है। फिर रहेगा कैपिटल क्लॉज, सर कंपनी का कैपिटल कितना है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, इशूड शेयर कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, उसके बाद में कॉल इन अरियर्स कितना है, कॉल इन एडवांस कितना है, वो सारा सब उसमें से पता चलेगा। और लास्ट में रहेगा एसोसिएशन क्लॉज, कौन कौन से सब्सक्राइबर्स है इसके अंदर, वो चीज पता चलेगी। क्लियर है। टोटल 6 चीजें। पहला रहेगा नेम क्लॉज, सेकंड रहेगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, थर्ड रहेगा ऑब्जेक्ट क्लॉज, फोर्थ रहेगा लाइबिलिटी क्लॉज, फिफ्थ रहेगा कैपिटल क्लॉज, और आखिरी रहेगा एसोसिएशन क्लॉज। पहला रहेगा नेम क्लॉज, सेकंड रहेगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, थर्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज, फोर्थ लाइबिलिटी क्लॉज, फिफ्थ कैपिटल क्लॉज, सिक्स्थ एसोसिएशन क्लॉज। नेम क्लॉज में याद रखना आपको नाम के आगे या तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको ये लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद में आपका नाम, कंपनी का नाम किसी और कंपनी के सामने साथ में मैच नहीं होना चाहिए। जैसे रिबॉक है तो मैंने भी रिबॉक रख दिया, या फिर नेशनलिटी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, या फिर आपके कंट्री के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे को कंपनी फॉर्म करनी है और मैं कंपनी का नाम रख लूंगा लेट्स से टेररिस्ट लिमिटेड, ये आप नाम नहीं रख सकते हो अपनी कंपनी का, तो आपको ये सारा क्लॉज रखना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जैसा बोलेगा वो हिसाब से आपको नाम रखना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, आप किस काम के लिए काम कर रहे हो। लाइबिलिटी कैसी है आपकी। कैपिटल क्लॉज, आपको देखना पड़ेगा आपका क्लॉज, आपका जो कैपिटल है वो आपके ऑथराइज शेयर कैपिटल से एक्सीड तो नहीं हो रहा है। एसोसिएशन क्लॉज, कौन कौन से लोग आपके साथ में एसोसिएटेड है। यहां तक समझा हुआ है, क्लियर। फास्ट पढ़ के तो यही तक हुआ सबका पढ़ के। कोई क्वेरी है तो पहले पूछ लो। नहीं है बोल, जो भी बोल रहा है माइक नजदीक रख के बोलो, कुछ आवाज नहीं आ रही मेरे को। रिया पूछ रही है। हाँ रिया बोलो। नहीं मैंने नहीं पूछा। ओके ठीक है चलो। आगे सब 2 ही बचे, डॉक्टर ही नहीं बचा है ना अपने। ये 3 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं उठाता हूं ये वाला।
ईशा को फोन लेना था, ठीक है। ईशा की पॉकेट मनी है, कृतिका म्यूट करना। ईशा की पॉकेट मनी है 1000 रुपीज पर मंथ। ईशा पिछले 3 सालों से पैसे जमा कर रही है। आर्यभट्टा 3 years इक्वल टू 12 into 3 months। साल में 12 महीने होते, 3 साल होते, तो 12 into 3 कितने हुए? 36 months। उसको 36 months के हिसाब से पर मंथ 1000 रुपीज मिलते थे। इसके पास टोटल सेविंग्स कितनी हो गई? 36,000 रुपीज। ये इसकी पर्सनल सेविंग है, ठीक है। किसी आर्यभट्टा के औलाद को इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो पहले बताओ। नहीं ना? ईशा तेरे को दिक्कत है? नहीं। नसीब नहीं है। अब क्या हुआ ना, बात आई कि ईशा को चाहिए था फोन। ईशा को दुनिया वालों ने बहुत फोन दिखाए, लेकिन उसको तो सिर्फ एक ही चाहिए था, आईफोन, ठीक है। अब ईशा को जो आईफोन चाहिए था उसका कॉस्टिंग वॉज 70,000 रुपीज, या चल 50,000 रुपीज। 70,000 में क्या घर वाले बाहर निकाल देंगे उसको, 50,000 ले ले। 50,000 में भी निकालना ही चाहिए, ठीक है। अब नहीं निकालते क्या करें, किस्मत हमारी कब की। हाँ, तो 50,000 का फोन उसका। अब 50,000 का फोन में क्या हुआ वो अपने बापू के पास गई, बापू को जाके बोली कि पापा मेरे को फोन चाहिए। पापा को लगा ये मांग रही होगी ओप्पो, इसने लाया आईफोन का रेट। पापा ने इसको डिसोन कर दिया। करेगा ही ना इंसान, क्या करेगा, बट स्टिल पापा ने बोला भाई इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, आई कुड गिव यू मैक्सिमम 30,000 रुपीज। 30,000 तक का तेरे को जो लेना है वो ले ले। 30,000 में आता है आईफोन 5। आईफोन 5 चाहिए नहीं था क्योंकि इसको तो चाहिए था आईफोन 11। अब आईफोन 5 जो है, आईफोन 5 30,000 का था। इसने क्या सोचा कि ठीक है ना, पापा मुझे नहीं दे रहे ना पैसे, मैं काम करती हूं, मैं 30,000 रुपए पापा के ले लेती हूं और मेरे पास में 36,000 तो है। कम कितना पड़ रहा है मेरे को, निकालो कैलकुलेटर। 20,000 रुपए। 50,000 का फोन है, 30,000 ऑलरेडी है, और 20,000 लाऊंगी तो निकल जाएगा, और मेरे पास ऑलरेडी 36,000 है। तो इसने उठा के क्या किया, महारानी गई दुकान में, शॉप में गई, 50,000 रुपए दिए, आईफोन लेके घर में आ गई। पापा ने पूछा कितने रुपए का है, शानी ने जवाब दिया 30,000 का। बट ये भूल गए कि शानी के पापा भी तो शाणे होंगे ना, तो पापा ने मांगा बिल। उस पे निकला बिल का अमाउंट वाज ₹50,000। जनता जवाब चाहती, मेरे को बताओ इस औरत को घर में आने देने की परमिशन देनी चाहिए थी क्या? अच्छा, क्या डैड ने इसकी इस एक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए था क्या? हाँ या ना? नहीं, ईशा को तो पूछ ही नहीं सकते, वो तो बायस्ड है बेचारी। बट ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि उसकी अथॉरिटी सिर्फ इतने की थी। उसने अपने अथॉरिटी के ऊपर जाके, मैंने ये नहीं बोला कि डैड ने 30,000 के लिए अलाउ किया था, मैंने ये बोला कि डैड ने बोला मैक्सिमम यू कैन टेक फोन ऑफ ₹30,000। तू मेरे पैसे से ले, कि तेरे पैसे से ले, कि दुनिया के पैसों से ले, कि उधारी से ले, कि तू राजकमल पे जाके पैसे ले, क्या? अरे दुकान में राजकमल पे दुकान भी होती है, एक ही तरफ दिमाग मत चला, मंदिर दूसरी जगह होते सब। हाँ, गुड। तो फोन के लिए अलावेबिलिटी वॉज ओनली 30,000 का। शी हैज डन द एक्ट बियॉन्ड हर पावर्स, beyond the powers that was being wasted by her dad to her. This act is known as ultra vires act. Ultra means beyond.
वायर्स मीन्स पावर. एनी एक्ट डन बियॉन्ड योर पावर shall be recognized as ultra vires act, and those acts shall be invalid. घर में उसको आने दिया क्योंकि नीचे लेबर क्वार्टर भी फुल था, वो बात अलग है, बट ठीक है. बट एनी एक्ट डन अबव योर परमिशन इज नोन एज अल्ट्रा वायर्स एक्ट. इसको मैं कंपनीज एक्ट में लाके बोलूं तो भाई कंपनी के डायरेक्टर्स को उसके एमओए एओए ने एक पावर दिया था, सर्टन पावर, कि आप कभी भी इस पावर के ऊपर जाके काम नहीं कर सकते हो. लेकिन फिर भी अगर डायरेक्टर करता है तो क्या वो एक्ट, क्या वो लायबिलिटी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को बाइंड करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा. ठीक है. अच्छा, ऐसी इसने जो ये एक्ट किया, अल्ट्रा वायर्स एक्ट किया इसने, ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट करने के बाद में जब ये घर में आई तो पापा ने तो अलाउ नहीं किया, तो मम्मी ने बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं, इसको जाने दो ना, अलाउ करने दो. फिर भी नहीं होगा. एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ योर कंपनी शैल नॉट बी, कैन नॉट बी, वुड एट एनी कॉस्ट कैन नॉट बी ratified. Such acts cannot be ratified by the members. ratify करना मतलब पहले मना किया था अब एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं ratification. Any act done beyond the powers of the company shall not be ratified by the members. हाँ, any power. अच्छा, अल्ट्रा वायर्स का अपोजिट क्या रहेगा? इंट्रा वायर्स. अल्ट्रा वायर्स मतलब औकात के बाहर, इंट्रा वायर्स मतलब औकात के अंदर. सिंपल है. अगर कोई एक्ट आपने डायरेक्टर की औकात के बाहर किया लेकिन कंपनी की औकात के अंदर है, क्या बोला? डायरेक्टर की औकात के बाहर किया लेकिन कंपनी के औकात के अंदर है, तो वो एक्ट इनवैलिड रहेगी क्या? जैसे पापा ने दिए तो 30,000 रुपए थे, लेकिन बोला था कि यार मेरे हिसाब से ना तूने ये OnePlus ले लेना चाहिए, या OnePlus तो भी कॉस्टली जाएगा, तूने सपोज सैमसंग का एक कोई भी XYZ मॉडल है वो ले लेना चाहिए, दैट कम्स टू 26,000 रुपीज. इसने पप्पा ने 30,000 का बोल के रखा था, बट फिर भी पप्पा ने कितने का हाँ बोला था? 26,000 के लिए. अब कल जाके ईशा ने 29,000 का फोन लाया, तो उसने अपने औकात के ऊपर लाया लेकिन कंपनी के औकात के अंदर था, वो एक्ट गलत रहेगी क्या? दैट एक्ट कैन बी रेटिफाइड. तो एनी एक्ट विच आर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स, but any such act which are beyond the powers of the directors but within the powers of the company, डायरेक्टर की औकात के ऊपर लेकिन कंपनी की औकात के नीचे, वो एक्ट आप कोई भी मेंबर रेटिफाई कर सकते हैं. क्लियर है? ओके. फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. इसका एक केस लॉ है जिसका नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड. इसमें क्या हुआ था ना, एमओए जो होता है ना, एमओए और एओए में ये लिखा गया था, कोई भी डायरेक्टर अगर लोन लेना चाहे, सर लोन किसके लिए? खुद के पर्सनल लोन या कंपनी के लिए? बट ऑफ कोर्स कंपनी के लिए. खुद के लिए पर्सनल लोन कंपनी के नाम पे नहीं ले पाएगा. अगर लोन लेना है ना तो वो मैक्सिमम ले सकता है लेट्स से ₹10 लाख तक. सर लेकिन हर बार जरूरी है कि कंपनी को सिर्फ 10 लाख का ही काम पड़ेगा? नहीं. इफ यू वांट टू टेक लोन मोर देन ₹10 lakhs, you should be following 2 conditions. पहली कंडीशन कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब लोगों से पूछना पड़ेगा. सेकंड, उस चीज का रिटर्न एविडेंस लेना पड़ेगा. मतलब बेसिकली ऐसा समझो, आपको एसआर पास करना पड़ेगा. रिटर्न एविडेंस में मत जाओ, ज्यादा गोल गोल घूम जाओगे. एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन, ये तो समझता है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है.
ओ मेरे गधेड़ो, स्पेशल रेजोल्यूशन समझता है ना, जहां मेजोरिटी की लोगों की बात सुनते हूं मैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। उसमें की एक डायरेक्टर थी पलक नाम से, पलक गई बैंक के पास, बैंक के पास जाने के बाद में पलक बोलती है पलक ने ना अपनी कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल सब कुछ बताया और कंपनी को बोला, बैंक को बोला, ओ बैंक मुझे ना टोटल 25 लाख का लोन चाहिए। आइडियली ये जब 25 लाख का लोन मांग रही है तो पलक ने क्या कर लेना चाहिए था? एसआर पास करना चाहिए था, बट उसने कोई भी प्रकार का एसआर पास नहीं किया था। उसने बोला एसआर पास करना ये मुझे पता है, आज मेरे घर पे क्या खाना बना है उसकी रिक्वायरमेंट मेरे घर पे, ईशा को पता है क्या मेरे घर पे क्या खाना बना है, तो एसआर पास करना है, पंचायती मत रखा कर, तेरा घर का देखा कर, तो एसआर पास करना पड़ेगा। तो ये एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट मुझे पता है, बैंक वाले को थोड़ी पता होगी, क्योंकि अगर मैं बैंक वाले को बोलूंगा तो बैंक वाला बोलेगा आपने एसआर पास किया क्या, और मैं उसको फिर बताऊंगा क्योंकि मैंने एसआर पास नहीं किया। तो ये किसने क्या किया कि मेरे को 25 लाख का लोन चाहिए बोला, बैंक वाले ने बोला कि ठीक है आपको 25 लाख का लोन चाहिए, जनरली 25 लाख का लोन, अब रिलायंस कंपनी कल जाके 25 लाख का लोन लेगी तो बहुत बड़ा लोन हो गया क्या, उसकी बैलेंस शीट देखोगे तो 1000 करोड़ का लोन पड़ा है उसके ऊपर। तो बैंक ने उठा के इसको 25 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। इसका 3 मंथ्स के बाद में इंटरेस्ट पे आउट आना चाहिए था, पलक ने बैंक को इंटरेस्ट पे करना चाहिए था 3 महीने बाद, पलक ने इंटरेस्ट पे किया नहीं। तब ये जो बैंक है ये बैंक पहुंची पलक के पास में, उस टाइम पे पलक वहां पर नहीं थी, दूसरे डायरेक्टर्स बैठे थे। दूसरे डायरेक्टर्स को पलक ने बोला कि भाई साहब, बैंक वाले ने बोला कि यार पलक ने, आपके एक डायरेक्टर ने मुझसे एक लोन लिया था कंपनी के नाम पे। बोले कितने का, तो बोले 25 लाख का। तो डायरेक्टर जो बैठा था वो बोला 25 लाख का लोन कैसे ले सकता है, 25 लाख का लोन लेने के लिए तो एसआर पास होना चाहिए था, बट हमने तो पिछले 5 महीनों में कोई एसआर पास किया ही नहीं, कोई मीटिंग बुलाई नहीं। हम इस एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं कि हमने 25 लाख का लोन लिया था बट हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं थी, और अगर आपने लोन दिया है तो आपको इंफॉर्मेशन निकाल के रखनी चाहिए थी कि हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, याद है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो जो दे रहा था उसने इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए थी कि कंपनी ले सकता है या नहीं ले सकता है। इस केस में मैं किसकी बात सुनूंगा, कंपनी की या कंपनी के बैंक वाले की? बैंक वाले की। बैंक बोलेगा भाई साहब तुम्हारे कंपनी के अंदर क्या हुआ है मुझे कैसे पता चलेगा ना, तुमने ये जो काम किया है वो बंद कमरे में किया है, इंडोर हुआ है ये चीज। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है आउटसाइडर को ये कभी पता नहीं चलने वाला है कि तुमने कुछ कंडीशन फुलफिल किया है या नहीं किया है। इसी के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट will always protect the outsider। बात आई समझ में? बस सिंपल इतना ही है। इसका उल्टा बोलूं मैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, इसका अपोजिट क्या होता है? इंट्रा वायर्स। वैसे अगर मैं बात करूं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसका अपोजिट क्या होता है? तो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? सपोज मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, लेट्स से रिलायंस के मैंने शेयर्स खरीदे, खरीदने के 2 महीने बाद में वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट जब हुई तब मैंने उठा के देखा कि यार ऐसे कैसे बैंकरप्ट हो गई, तो पता चला कि उसके डायरेक्टर के ऊपर केस फाइल हो गया और डायरेक्टर ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। उस डायरेक्टर का नाम था श्री 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 श्री
विजय माल्या। तब ये जो जिस इंसान ने शेयर लिया था, लेट्स से बुलबुल ने शेयर लिया था, बुलबुल चली गई दिल्ली उसके एचओ पे, बोले मैं भूख हड़ताल करूंगी, पूरे 2 घंटे तक नहीं खाऊंगी मैं, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि 2 घंटे के बाद में पैसा नहीं भी दिया तो भी मेरे से भूख कंट्रोल नहीं होगी, तो मैं खा लूंगी वो हिसाब से। मैं 2 घंटे तक खाना नहीं खाऊंगी, मेरे को 2 घंटे तक मेरे पैसे दो। मुझे क्या पता था कि विजय माल्या उसका फाउंडर है या विजय माल्या उसमें डायरेक्टर है। अगर मुझे पता होता विजय माल्या उसका डायरेक्टर है तो मैं कंपनी में कभी इन्वेस्ट ही नहीं करती। मुझे क्या पता आपके इंडोर मैनेजमेंट में क्या चल रहा है। यहां पे इंडोर मैनेजमेंट काम आने वाला है क्या भाई साहब? अभी अपन ने पढ़ा था कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम पे सारे डायरेक्टर का नाम, उनका सरनेम, उनका डिन नंबर, उनके सारी चीजें आपको एमओए में देनी पड़ती है, और एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो कंपनी ने तो यही समझा था कि जब बुलबुल ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो हमने ऐसा अज्यूम किया था कि बुलबुल ने हमारी कंपनी का एमओए एओए पढ़ा होगा, उसके बाद में ही वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। अगर बुलबुल ने एमओए एओए नहीं पढ़ा था वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंपनी बोलेगी अरे हमको तो ये नोटिस था कि कंपनी के बारे में बुलबुल ने पढ़ा ही होगा। इन दिस केस, इन सच केस, doctrine of constructive notice protects the company। क्लियर है बात? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स द कंपनी। सर तो फिर ये रॉयल ब्रिटिश बैंक जो है ये तो हर बार ऐसे कुछ तो भी बोलेगा, अरे मेरे को क्या पता था, मेरे को क्या पता था, मेरे को क्या पता था। तो ऐसे कौन से केसेस है सर जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा? सर एक मिनट। एक्सेप्शंस, दीज आर एक्सेप्शन। इन केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा और जो कंपनी है वो प्रोटेक्ट होगी रादर देन आउटसाइडर। आइडियली इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर प्रोटेक्ट होता है, लेकिन ये 3 केसेस में आउटसाइडर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सर वो कौन से केसेस है? सबसे पहले, अगर सामने वाले बैंक वाले को पता था कि ये गलत है, उसने एसआर पास करना चाहिए था। मेरे को अगर पता है और फिर भी मैं लोन दे रहा हूं तो मैं सामने वाले पे उंगली कैसे उठा सकता हूं? सेकंड, अगर उसको पता नहीं था लेकिन उसको शक था, सस्पिशन था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, अगर उसको ऐसा कुछ डाउट था तो उसने इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए थी, उसने कंपनी के बारे में इंक्वायरी निकालनी चाहिए थी। उसने क्यों नहीं निकाली? क्योंकि उसके अंदर नेग्लिजेंस था, उसको आलस आ रहा था, उसको ऐसा लगा कि होता ही होगा, जाने दो। और लास्ट इज फॉर्जरी। अगर किसी ने जाली साइन, मतलब एसआर पास जो किया था ना, एसआर पास करने के बाद में उसने एसआर का नोट लाके दिया और उसके ऊपर शेयर होल्डर्स की जाली साइन की हुई थी। अभी जब तक मैं तुमको साइन करके बताऊंगा नहीं, तुमको क्या पता मेरी साइन कैसी है? मैं तो जो लिखूंगा वो तुम मान लोगे कि ये मेरी साइन है। तो अगर किसी ने फॉर्जरी किया है, जाली साइन, फॉर्जरी तुमने बचपन से किया है, स्कूल में जब भी रिपोर्ट कार्ड लेके जाना था तो खुद के पापा की मम्मी की साइन थोड़ी लेके गए, खुद की मार के गए हो, दैट इज फॉर्जरी। नहीं, कौन बोला? ईशा बोली नहीं? मैं नहीं बोली। हाँ वही बोला। हाँ, तो फॉर्जरी के केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सर फॉर्जरी तो कंपनी वाले ने किया, हमारी क्या गलती? जो भी हो, फॉर्जरी के केस में कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड रहेगा। तो सर वो जो 25 लाख दिए वो मिलेंगे नहीं क्या? बिल्कुल मिलेंगे, वो बात नहीं चल रही, डूबने नहीं वाले, वो 25 लाख आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए थे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब किसको डाउट था पूछना? सर हाँ, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का सर कोई केस लॉ है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का केस लॉ फेमस केस लॉ नहीं है, कोई नॉर्मल केस है, मेरे को याद नहीं। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव नोटिस शायद तुमको है भी नहीं। सर कोटला वर्सेस रामाकृष्णन, पता नहीं, ऐसा इतना मेरे को इतना प्रिसाइज ध्यान नहीं है। जो फेमस केस लॉ है वो ये है इंडोर मैनेजमेंट का। कंस्ट्रक्टिव नोटिस तुमको है भी नहीं शायद, है क्या? ये है ना? है। तो शायद उसका सर कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति है तो भी मैं पॉसिबल। लर्न करने की तुमको नीड नहीं है, केस लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड एट फाउंडेशन लेवल, नीदर डू सेक्शंस, इसलिए अपन ने सेक्शन भी लर्न नहीं किए। जो इंपॉर्टेंट जैसे 269 सेक्शन 8 वो सब ठीक है, दैट इज ओके।
समझा यहाँ तक? पढ़ो फटाफट, और कुछ क्वेरी हो तो अभी के अभी पूछो, चैप्टर खत्म हुआ। चलो।